इस स्मार्टफोन के अंदर 62 माइक्रोचिप्स हैं, जिनमें कुल मिलाकर 90 अरब ट्रांजिस्टर होते हैं। ये माइक्रोचिप्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और सभी टेक्नोलॉजी की नींव हैं। लेकिन कैसे अरबों नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टरों को चींटी के आकार की माइक्रोचिप में बनाया जाता है? ठीक है, ये सभी माइक्रोचिप्स एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट में बनाए गए थे, जो कि इस जैसा है। इसके अंदर एक क्लीन रूम है जिसका क्षेत्रफल 8 फुटबॉल मैदान, और इसमें सैकड़ों मशीनें होती हैं जो आकार में वैन से लेकर शहर की बस तक होती हैं और जिनकी लागत कुछ मिलियन से लेकर 170 मिलियन डॉलर तक होती है। इस माइक्रोचिप फैक्ट्री के अंदर सिलिकॉन वेफर्स एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाते हैं और 3 महीने की अवधि में लगभग 1000 प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और उत्पादन के अंत तक प्रत्येक सिलिकॉन वेफर सैकड़ों सीपीयू चिप्स से ढका होगा, जिनमें से प्रत्येक में 26 अरब ट्रांजिस्टर होंगे। जब हम जूम करते हैं तो हम नीचे नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टर और ऊपर दर्जनों परतों में तारों को देख सकते हैं। यह इंटीग्रेटेड सर्किट फिर वेफर से काटा जाता है, टेस्ट किया जाता है और पैक किया जाता है ताकि इसे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सके। इस वीडियो में हम पूरे माइक्रोचिप निर्माण प्रक्रिया का पता लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत माइक्रोचिप फैक्ट्रियों में से एक में अरबों नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टर और एक बेहद जटिल 3D वायर का जाल निर्मित किया जाता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रिया है, तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए इसे समझने की शुरुआत करते हैं। Brilliant.org द्वारा प्रायोजित है। माइक्रोचिप निर्माण को समझने के 2 पहलू हैं। पहला, नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टर और तारों की भूल भुलैया बनाने के लिए आवश्यक चरणों और प्रक्रियाओं का क्रम है, जबकि दूसरा यह है कि सेमीकंडक्टर फैब और क्लीन रूम फ्लोर की बहु मिलियन डॉलर की उपकरण कैसे काम करती है। काम और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए इन 2 पक्षों के बीच में स्विच किया जाएगा। आइए इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को खोलकर इसमें सीपीयू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट है या डाई, जिसे हम चिप कहेंगे। इस चिप में 24 कोर, एक मेमोरी कंट्रोलर, एक ग्राफिक्स प्रोसेसर और कई अन्य भाग हैं। एक कोर के भीतर हम इसका ब्लॉक डायग्राम और विभिन्न तत्वों को देख सकते हैं। जब हम इस मल्टीप्लाई ब्लॉक पर जूम करते हैं तो हमें 44,000 ट्रांजिस्टर का लेआउट दिखता है, जो 32 बिट्स को भौतिक रूप से निष्पादित करते हैं। और ये केवल सीपीयू के कुल 26 बिलियन ट्रांजिस्टर का मात्र 17% बनाते हैं। और भी करीब से देखने पर हम धातु के तारों या इंटरकनेक्ट्स की परतें देखते हैं और सबसे नीचे ट्रांजिस्टर होते हैं जो बुनियादी लॉजिक गेट्स का निर्माण करते हैं। ध्यान दें कि ये धातु इंटरकनेक्ट्स की परतें तैर नहीं रही हैं, बल्कि जो खाली जगह आप देख रहे हैं वह इंसुलेटिंग सामग्री से भरी होती है। इस प्रकार संरचना प्रदान करती है और धातु के तारों की परतों को एक दूसरे को छूने से रोकती है। इसके अलावा यहाँ हम केवल नीचे के ट्रांजिस्टर और धातु अंतर संबंधों की 5 परतें दिखा रहे हैं, जिनके बीच में परतों के बीच लंबवत जाती हुई व्यास है। वास्तव में सीपीयू में कुल 17 धातु की परतें होती हैं और प्रत्येक क्रमिक बड़े और बड़े इंटरकनेक्ट्स का उपयोग होता है। नीचे लोकल इंटरकनेक्ट्स हैं जो डाटा को इस 32 बिट मल्टीप्लाई सर्किट के चारों ओर ले जाते हैं। बीच में इंटरमीडिएट इंटरकनेक्ट्स हैं जो डाटा को कोर के चारों ओर ले जाते हैं और शीर्ष पर ग्लोबल इंटरकनेक्ट्स हैं जो डाटा को पूरे सीपीयू के चारों ओर ले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये ट्रांजिस्टर कितने छोटे हैं। फिर से झूम करके और इंटरकनेक्ट लेयर्स को पार करते हुए हम फिनफेट पाते हैं, जो ट्रांजिस्टर हैं जिनके चैनल के आयाम 36 बाई 6 बाई 52 नैनोमीटर हैं और ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर की दूरी 77 नैनोमीटर है। साफ है कि ट्रांजिस्टर अत्यधिक छोटे हैं। यहाँ तुलना के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, धूल का कण और एक मानव बाल हैं।
अब जब आपको ट्रांजिस्टर और धातु इंटरकनेक्ट का भूल भुलैया कैसा दिखता है, इसका अंदाजा हो गया है, आइए अन्वेषण करें। हम एक तुलना से शुरू करेंगे। कल्पना करें कि आप एक ऐसा केक बेक कर रहे हैं जो 80 परत ऊंचा है और जिसकी हर परत को एक अनोखे आकार में काटा गया है। इस केक को बनाने के लिए नुस्खे में 940 कदम हैं, जिसे पूरा करने में 3 महीने लगते हैं और इसमें सैकड़ों विदेशी सामग्री शामिल होती है। और अगर कोई भी माप, पकाने का समय या तापमान 1% से अधिक हो जाता है तो पूरा केक खराब हो जाता है। माइक्रोचिप बनाने में भी ऐसा ही होता है, लेकिन माइक्रोचिप्स और भी जटिल होते हैं। चलिए इस इंटीग्रेटेड सर्किट की एक परत को देखते हैं और इसे बनाने के कुछ सरल चरणों पर चलते हैं। शुरू करने के लिए वेफर के ऊपर एक परत इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जमा की जाती है और फिर उसके ऊपर एक लेयर लाइट सेंसिटिव फोटोरेसिस्ट की फैलाई जाती है। अगले चरण में यूवी रोशनी और स्टेंसिल का उपयोग करके फोटोरेसिस्ट पर एक पैटर्न लागू किया जाता है। फिर सॉल्वेंट्स का उपयोग उन जगहों को हटाने के लिए किया जाता है जिन पर यूवी रोशनी पड़ी होती है। इस प्रकार एक पैटर्न वाला मास्क लेयर बनता है। मास्क का उपयोग करते हुए उजागर हुआ सिलिकॉन डाइऑक्साइड पहले के लेयर तक एच कर दिया जाता है। इसके बाद मास्क लेयर को हटा दिया जाता है और तांबे की एक परत जोड़ी जाती है जो वेफर को कवर करती है और उन क्षेत्रों को भरती है जिन्हें अभी अभी उकेरा गया था। अंततः सतह को घिसकर समतल किया जाता है ताकि तांबा और इंसुलेटर के पैटर्न प्रकट हो सकें और इस तरह एक एकल परत पूरी होती है। अगली परत बनाने के लिए जो धातु व्यास का एक ऊर्ध्वाधर सेट है, हम वही चरण दोहराते हैं, लेकिन फोटो मास्क के लिए एक अलग पैटर्न का उपयोग करते हैं। चूंकि ये सारी परतें एक ही सेट के चरणों का उपयोग करके बनाई जाती हैं, इसलिए फोटो मास्क का उपयोग करना अधिक प्रभावी है। चरणों को एक रूप में घड़ी की तरह एक चक्र। डाई की सभी 80 परतों को बनाने के लिए इस क्रम को बार बार दोहराया जाता है, जिससे कुल 940 कदम होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे के फिनफेट ट्रांजिस्टर धातु के तारों से भी अधिक जटिल होते हैं और इसलिए उन्हें बनाने के लिए अतिरिक्त कदमों की आवश्यकता होती है। वेफर को साफ करना ताकि उस पर गिरे धूल के कण हटाए जा सकें। साथ ही यह जांचना कि सब कुछ सही से बन रहा है या नहीं अक्सर किया जाता है और इन चरणों को सर्कल में जोड़ा जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया कदम को पूरा करने के लिए एक अलग उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब जब हमें इन चरणों की समझ है तो आइए इस सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र पर एक नजर डालते हैं। यह सीपीयू 300 मिलीमीटर सिलिकॉन वेफर पर निर्मित किया जाता है, जिस पर 230 सीपीयू चिप्स फिट हो सकते हैं। इसके विपरीत DRAM चिप्स काफी छोटे होते हैं और इसलिए उनमें से 900.2 एक वेफर पर फिट हो सकते हैं। इन सिलिकॉन वेफर्स को 25 के समूह में एक कंटेनर में ले जाया जाता है, जिसे फ्रंट ओपनिंग यूनिवर्सल पॉड कहा जाता है या FUP। इस सील किए गए प्लास्टिक वेफर कैरियर को साफ कमरे के फर्श पर एक ओवरहेड परिवहन प्रणाली का उपयोग करके ले जाया जाता है, जो FUP को उपकरण के लैंडिंग पैड पर रखता है। उपकरण के अंदर रोबोटिक आर्म्स वेफर को वैक्यूम लोड लॉक के माध्यम से और विभिन्न प्रक्रिया कक्षों तक पहुंचाते हैं, जहां सामग्रियां जोड़ी, हटाई और संग्रहित की जाती हैं या उन तरीकों से प्रोसेस किया जाता है जिन्हें हम बाद में खोजेंगे। इसके बाद वेफर्स को वापस FUP में रखा जाता है, अंदर से सील किया जाता है, ऊपर चढ़ाकर ओवरहेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक ले जाया जाता है और अगले टूल पर उतारा जाता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 80 अलग अलग परतों से बना पूरा चिप बनाने में 3 महीने लगते हैं, जहां हर स्थान पर एक उपकरण से दूसरे उपकरण पर यात्रा की जाती है और प्रत्येक पड़ाव पर 940 प्रक्रियात्मक चरणों में से एक को पूरा किया जाता है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट या फैब की माइक्रोचिप बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आमतौर पर एक ही सेमीकंडक्टर उपकरणों के दर्जनों पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, जो समान प्रक्रिया करते हैं। क्लीन रूम फ्लोर पर कुल 435 सेमीकंडक्टर टूल्स हैं, जिसके परिणाम स्वरूप FAB की उत्पादन क्षमता 50,000 वेफर्स या 11.5 मिलियन CPUs प्रति माह है।
इन टूल्स के नाम कुछ जटिल होते हैं, इसलिए हम उन्हें उनकी कार्यक्षमता के अनुसार श्रेणीबद्ध करके शुरुआत करेंगे। कुल 6 समूह हैं: नकाब परत बनाना, सामग्री जोड़ना, सामग्री हटाना, सामग्री वेफर की सफाई और अंत में वेफर का निरीक्षण। हमने विभिन्न उपकरणों और प्रक्रिया चरणों को अलग अलग रंगों में कोडित किया है ताकि आपको कोई परेशानी न हो। आइए अब हम इन अर्धचालक उपकरणों में से प्रत्येक को देखें और देखें कि वे किस प्रकार से वेफर को संसाधित करते हैं। हम उन उपकरणों से शुरू करेंगे जो मास्क लेयर या वेफर पर नैनोस्कोपिक स्टेंसिल बनाने के लिए उपयोग होते हैं। इन उपकरणों में फोटोरेजिस्ट स्पिन कोडर, फोटोलिथोग्राफी टूल, डेवलपर और फोटोरेजिस्ट स्ट्रिपर शामिल हैं। सबसे पहले फोटोरेजिस्ट स्पिन कोडर वेफर की सतह पर एक प्रकाश संवेदनशील परत लगाता है और इसे एक सॉफ्ट बेक से गुजरने के लिए भेजता है, जहां वेफर को गर्म किया जाता है ताकि फोटोरेजिस्ट से सॉल्वेंट को वाष्पीकृत किया जा सके। इसके बाद वेफर लिथोग्राफी टूल के पास जाता है, जो एक स्टेंसिल के माध्यम से यूवी लाइट चमकाता है, जिसे तकनीकी रूप से फोटोमास्क कहा जाता है। प्रकाश स्टेंसिल के माध्यम से गुजरता है और फिर डिमैग्नीफाई या सिकुड़कर वेफर पर एक नैनोस्कोपिक पैटर्न बनाता है। जहां भी स्टेंसिल से प्रकाश वेफर को छूता है, वहां फोटोरेजिस्ट कमजोर हो जाता है। फिर वेफर डेवलपर के पास जाता है और कमजोर हुई फोटोरेजिस्ट को धोकर हटा दिया जाता है, जिससे केवल पैटर्नेड नैनोस्कोपिक स्टेंसिल वेफर पर रह जाता है। फिर वेफर को सख्त बनाने के लिए एक हार्ड बेक से भेजा जाता है। इसके बाद वेफर अन्य उपकरणों के पास प्रोसेसिंग के लिए जाता है और जब ये प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो वेफर को फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपर के पास ले जाया जाता है, जो विलायक का उपयोग करके फोटोरेसिस्ट मास्क परत को घोलता और हटाता है और इस तरह एक मास्क परत बनाई और फिर हटाई जाती है। फोटोलिथोग्राफी टूल सबसे महत्वपूर्ण टूल में से एक है, तो चलिए इसे देखते हैं। इसके अंदर एक यूवी लाइट स्रोत और लेंस का सेट है। प्रकाश एक फोटो मास्क जिसमें पैटर्न करने वाली लेयर का स्टेंसिल या डिजाइन होता है और एक वेफर कैरियर। फोटो मास्क 6 बाई 6 इंच का होता है और सीपीयू के आयामों के आधार पर सीपीयू डिजाइन की एक परत की 2 प्रतियां इसमें फिट हो सकती हैं। इन जटिल ऑप्टिक्स के साथ फोटो मास्क का उपयोग करने का उद्देश्य एक त्रिआयामी प्रभाव बनाना है। यह एक विश्वसनीय तरीका है जिससे कुछ मिनटों में 230 एक जैसे सीपीयू पर बिलियंस की संख्या में नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टर और तारों का डिजाइन कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। प्रकाश फोटो मास्क से गुजरने के बाद यूवी प्रकाश और लेंसों की ओर जाता है ताकि पैटर्न को 4 गुना छोटा कर दिया जा सके और डिजाइन की एक परत को फोटोरेजिस्ट पर प्रिंट किया जा सके। वेफर कैरियर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। हर पड़ाव पर फोटोमास्क इमेज को प्रिंट करता है जब तक कि सभी 230 चिप्स का पैटर्न नहीं बन जाता। आइए एक विवरण को स्पष्ट करें। हमारे पिछले उदाहरणों में हमने सीपीयू के 80 परतों के बारे में काफी बात की। विशेष रूप से हम जिनकी बात कर रहे थे वे हैं वेफर पर सभी अलग अलग डिजाइन परतों को बनाने के लिए उपयोग किए गए फोटो मास्क और मास्क लेयर्स की संख्या। इसलिए एक पूरा सीपीयू चिप 80 अलग अलग फोटो मास्क का उपयोग करता है, जिनमें से प्रत्येक की लागत $300,000 है। एक समय में केवल एक मास्क लेयर का पैटर्न बनाने पर यह सीपीयू चिप लिथोग्राफी टूल के पास 80 अलग अलग बार जाएगी। हम फोटोलिथोग्राफी के बारे में और 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए अगली श्रेणी के टूल्स पर बढ़ते हैं। डिपोजिशन टूल्स का उपयोग वेफर पर सामग्री जोड़ने या जमा करने के लिए किया जाता है। कई बार हम सामग्री जोड़ने के लिए फोटोलिथोग्राफी चरण से मास्क लेयर का उपयोग करते हैं। मास्क परत से उजागर किए गए क्षेत्रों पर, जैसे कि स्टेंसिल के माध्यम से स्प्रे पेंटिंग करना, परतें बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्वों और यौगिकों की विस्तृत विविधता के कारण जमा करने वाले उपकरणों के कई प्रकार होते हैं, जिनके जटिल नाम और प्रत्येक संस्करण के लिए संक्षेप होते हैं। लेकिन मूल रूप से 3 प्रमुख समूह हैं सामग्री के, जिन्हें वेफर पर जोड़ा या जमा किया जाता है। धातुएं जैसे तांबा या टैंटलम इंसुलेटर, जिन्हें आमतौर पर ऑक्साइड्स कहा जाता है, और सिलिकॉन की क्रिस्टलीय परतें। प्रत्येक विभिन्न सामग्रियों का समूह भिन्न भिन्न भौतिक और रासायनिक सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि सामग्री को वेफर पर जमा किया जा सके, और इसलिए सामग्री को जमा करने वाले उपकरण का एक अलग तकनीकी नाम होता है।
डिपोजिशन उपकरणों में आमतौर पर एक केंद्रीय वेफर हैंडलिंग चैम्बर होता है, जिसके साथ किनारों पर विभिन्न चैम्बर जुड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सिर्फ एक ही तत्व या यौगिक जोड़ने के लिए समर्पित होता है। मशीनों की इस श्रेणी का काम इसके विपरीत होता है, जो सामग्री को हटाना होता है। इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है एचिंग। एचर या तो संक्षारक रसायन या उच्च ऊर्जा वाली प्लाज्मा का उपयोग करके वेफर की सतह से सामग्री के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उसे हटा देते हैं। इन्हें आमतौर पर मास्क लेयर स्टेंसिल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मास्क द्वारा एक्सपोज्ड सामग्री को हटाया जा सके, जिससे एक छेद बन सके जिसे बाद में डिपोजिशन टूल द्वारा भरा जा सके। दूसरी विधि सामग्री को हटाने की CMP है, जिसका अर्थ है केमिकल मैकेनिकल प्लेनराइजेशन। CMP घोल लगाता है और खुरदरे पैड का उपयोग करके वेफर की ऊपरी सतह को घिसता और पॉलिश करता है, जिससे यह पूरी तरह से सपाट हो जाता है। CMP वेफर की ऊपरी परतों को समतल करता है और आमतौर पर प्रक्रियाओं के चक्र में अंतिम चरण के रूप में उपयोग किया जाता है, ताकि वेफर पर एक और परत जोड़ने के लिए उसे तैयार किया जा सके। चौथी श्रेणी के उपकरण वे होते हैं जो सिलिकॉन को संशोधित करते हैं और इन्हें आयन इम्प्लांटर्स कहा जाता है। ये उपकरण फोटो मास्क स्टेंसिल का उपयोग करते हैं, ताकि बिना मास्क वाले क्षेत्रों को फास्फोर, बोरॉन या अन्य तत्वों से बमबारी करके ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आवश्यक P और N क्षेत्रों का निर्माण कर सकें। इसलिए आयन इम्प्लांटर्स का उपयोग केवल फ्रंट एंड ऑफ लाइन में किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह सामग्री जोड़ रहे हैं। हालांकि आयन इम्प्लांटर्स केवल सिलिकॉन के हर 10,000 परमाणुओं में से करीब 1 परमाणु फास्फोरस या बोरॉन का जोड़ते हैं। इसके अलावा जबकि अन्य मशीनें वेफर के ऊपर एक परत छिड़कती हैं, आयन इम्प्लांटर्स सिलिकॉन संरचना में अंदर गहराई तक परमाणु फेंकते हैं, जैसे एक तोप एक बेसबॉल को 6 फीट दूर एक कंक्रीट की दीवार में भेज रही हो। इस प्रक्रिया से सिलिकॉन की संरचना को आमतौर पर नुकसान पहुंचता है। इसलिए अगला कदम यह है कि एक अलग उपकरण, जिसे एनिलर कहते हैं, का उपयोग करके वेफर को गर्म करके सिलिकॉन की मरम्मत की जाए। पांचवी श्रेणी के उपकरण वेफर से किसी भी प्रदूषक या कण को साफ करने और हटाने के लिए उपयोग की जाती है। ये वेफर वॉशर्स अल्ट्रा प्योर पानी का उपयोग करके वेफर को साफ करते हैं और फिर इसे नाइट्रोजन या गर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से सुखाते हैं। वेफर की सफाई काफी बार होती है, ताकि उस पर गिरे किसी भी बिखरे कणों को हटाया जा सके। छठा उपकरण वह है जो ट्रांजिस्टर और धातु परतों में दोषों का निरीक्षण करता है, और इन्हें मेट्रोलॉजी उपकरण कहा जाता है। एक सामान्य मेट्रोलॉजी उपकरण स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करता है, जिसमें नैनोमीटर स्तर का रिजोल्यूशन होता है, जिससे वेफर की ऊपरी सतह की तस्वीरें ली जाती हैं और यह निर्धारित किया जाता है कि सतह पर कोई दोष, जैसे कि गलत ढंग से पैटर्न किए गए परतें या कण हैं या नहीं। 3 महीने में तैयार होने वाले एकीकृत परिपट को बनाते समय प्रगति की निरंतर निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रक्रिया को नैनोमीटर स्तर की सटीकता के साथ निष्पादित किया जा रहा है। अब जब हमने प्रत्येक श्रेणी को कवर कर लिया है, तो यहाँ रंग कोडित प्रक्रिया चरण और सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र में टूल्स का लेआउट है। चलिए एकल धातु इंटरकनेक्ट लेयर का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पूरे चरणों का अवलोकन करते हैं। सबसे पहले वेफर पर एक परत इंसुलेटिंग सिलिकॉन डायोनेक्साइड की जमा की जाती है। अगला कदम यह है कि फोटोरेजिस्ट को सतह पर फैलाया जाता है और वेफर को सॉल्वेंट हटाने के लिए एक सॉफ्ट बेक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसके बाद वेफर को फोटोलिथोग्राफी उपकरण की ओर ले जाया जाता है, जहां मास्क पर मौजूद डिजाइन को वेफर के प्रत्येक चिप पर ट्रांसफर किया जाता है, जो लाइट की चपेट में आए फोटोरेजिस्ट के हिस्सों को कमजोर करके होता है। इसके बाद वेफर डेवलपर के पास जाता है, जहां लिथोग्राफी टूल से प्रकाश द्वारा प्रभावित हिस्सों को धोकर हटा दिया जाता है और फिर शेष फोटोरेजिस्ट को सख्त करने के लिए हार्ड बेक किया जाता है। लेयर तैयार होने के बाद वेफर प्रिंट के लिए जाता है, जहां एक प्लाज्मा एचर उजागर सिलिकॉन डायोनेक्साइड के माध्यम से एक लंबवत कॉलम निकालता है, जब तक कि यह पिछले परत के धातु ल्यास तक नहीं पहुंच जाता। फिर वेफर को फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपर में भेजा जाता है, जहां मास्क परत हटा दी जाती है। फिर वेफर एक भौतिक वाष्प जमाव उपकरण में जाता है, जहां धातुओं का क्रम उजागर पैटर्न को भरता है और वेफर को धातु से लेपित करता है। अंत में वेफर को एक केमिकल मैकेनिकल प्लेनराइजेशन टूल में भेजा जाता है, जहां धातु को इस प्रकार पीसा जाता है कि केवल एक समतल परत इंसुलेटिंग सिलिकॉन डायोनेक्साइड और कंडक्टिव कॉपर इंटरकनेक्ट्स की बचती है, जो फोटो मास्क के पैटर्न से मेल खाती है। एकल धातु
की परत अब पूरी हो गई है और वेफर अगले चरण के लिए तैयार है, जहां वायस में इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड जोड़ा जाएगा। ध्यान दें कि सफाई और वेफर मेट्रोलॉजी इन अन्य कई चरणों के बीच में होते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर बनाने की प्रक्रिया के चरण सीधे नहीं होते हैं और आयन इम्प्लांटर का उपयोग करते हैं, और इसलिए हम इन्हें ट्रांजिस्टर भौतिकी और डिजाइन पर एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। ये चरण वेफर पर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए होते हैं। हालांकि माइक्रोचिप के निर्माण में अन्य चरण भी होते हैं, जिसे हम थोड़ी देर में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेमीकंडक्टर उद्योग ट्रांजिस्टर बनाने में उपयोग होने वाले उपकरणों की सही व्यवस्था और प्रक्रिया के चरणों एवं विधियों को लेकर बेहद गुप्त होता है। हम माइक्रोचिप्स कैसे बनाए जाते हैं इस पर सबसे अच्छी वीडियो बनाना चाहते थे, और इसके लिए हमें इंटरनेट और किताबों से जानकारी और संदर्भ चित्र ढूंढने में 180 घंटे लगे, और जो हमने पाया उसका उपयोग करके हमने इन उपकरणों में से प्रत्येक का मॉडल तैयार करने, एकीकृत सर्किट की कई परतों और सेमीकंडक्टर फैब को मॉडल करने में 205 घंटे खर्च किए। इसके अलावा स्क्रिप्ट लिखने में लगभग 100 घंटे लगे, और फिर इन सभी दृश्यों को एनिमेट करने में 825 से अधिक घंटे लगे। इसका परिणाम यह है कि इस वीडियो को बनाने में 300 घंटे से अधिक लगे, और यह पूरी तरह से मुफ्त देखने के लिए उपलब्ध है। हम ऐसे और वीडियो बनाना चाहते हैं जहां हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं यह समझाते हैं, और हम यह आपके सहयोग के बिना नहीं कर सकते। आप सबसे अच्छा मदद इस तरह कर सकते हैं कि कुछ सेकंड के लिए नीचे स्क्रॉल करके नीचे एक टिप्पणी लिख दें। इस वीडियो को पसंद करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करें या इसे किसी दोस्त या सहयोगी को भेजें। वास्तव में आपके समय के कुछ सेकंड आपकी सोच से कहीं ज्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा फिर माइक्रोचिप के निर्माण में अतिरिक्त कदम क्या हैं? चिप निर्माण से पहले हमें पहले सिलिकॉन वेफर्स का निर्माण करना होता है, जिसमें क्वार्ट्जाइट को शुद्ध सिलिकॉन में परिष्कृत करना और फिर एक मोनोक्रिस्टलाइन इनगट को उगाना और उसे वेफर्स में काटना शामिल होता है। उदाहरण के लिए ये 300 मिलीमीटर के वेफर्स लगभग 3/4 मिलीमीटर मोटे होते हैं। इनके किनारे पर एक बारकोड और एक छोटा सा निशान होता है जो क्रिस्टल लेटिस की दिशा को दर्शाता है। इसके अलावा ये वेफर्स बेहद नाजुक होते हैं और टूटने पर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाते हैं। एक अकेला वेफर लगभग $100 का होता है, लेकिन जब इसे सीपीयू के साथ भरा जाता है तो इसकी कीमत करीब $100,000 होती है, जिससे यह सचमुच अपने वजन की सोने से 10 गुना ज्यादा मूल्यवान बन जाता है। अब चिप निर्माण के बाद के चरणों की ओर बढ़ते हैं। तैयार वेफर को एक अलग इमारत में भेजा जाता है, जहां प्रत्येक सीपीयू का कड़े परीक्षण से गुजरना होता है, ताकि पता चल सके कि यह वैसे काम करता है जैसे इरादा था या नहीं। यदि कोई सीपीयू काम करता है तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर एक कण या फोटोमास दोष ने इंटीग्रेटेड सर्किट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा दिया है, जिससे वह हिस्सा दोषपूर्ण हो जाता है। इन आंशिक रूप से कार्यशील सर्किटों को फिर वर्गीकृत या भिन्न किया जाता है कि उनमें से क्या अभी भी काम कर रहा है। ये इंटेल 13वीं पीढ़ी के प्रोसेसर i9, i7, i5 या i3 के रूप में बेचे जाते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि कितने कोर काम कर रहे हैं, जिनके ऑन बोर्ड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सेक्शन दोषपूर्ण होते हैं। इन वेफर को दूसरे प्रोसेसर तक ले जाया जाता है, जहां चिप्स को एक लेजर के जरिए काटा जाता है, पलटा जाता है और एक इंटरपोजर पर रखा जाता है, जो कनेक्शन पॉइंट्स को एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में वितरित करता है, जबकि एक सुरक्षात्मक गर्मी संवाहक कवर पीछे की तरफ लगाया जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लैंडिंग ग्रिड एरे को धारण करता है, जो मदरबोर्ड के साथ इंटरफेस करता है, साथ ही विभिन्न विद्युत घटकों को भी। इसके बाद एक एकीकृत हीट स्प्रेडर को ऊपर माउंट किया जाता है और पूरी असेंबली को बिक्री के लिए पैकेजिंग से पहले आखिरी बार परीक्षण किया जाता है। आखिरकार सीपीयू अब मदरबोर्ड पर लगाने और आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए तैयार है। माइक्रोचिप निर्माण एक विशाल विषय है और इसलिए हम 2 और समान रूप से जटिल वीडियो पर काम कर रहे हैं। पहला वीडियो एक गहन 3D एनिमेटेड फैक्ट्री द्वारा होगा और दूसरा वीडियो ट्रांजिस्टर भौतिकी, फिनफेट्स और ट्रांजिस्टर की अगली पीढ़ी का अन्वेषण करेगा।
हम जीपीयू पर वीडियो की एक श्रृंखला और सीपीयू आर्किटेक्चर पर एक अलग श्रृंखला पर भी काम कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें।